हाँ हेलो, कैमरा वगैरह सही है जी? ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द फ्रेंड्स। आज जैसा कि इसके लिए हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन पहले से चूंकि नहीं आ पाया है, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं प्राप्त हो सका है, कुछ कारण है उसके, लेकिन आप लोग वर्कशॉप जो अभी होने वाला है, जो अभी मैं आपके साथ करने वाला हूं, कृपया कर आप, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखता जाऊंगा और विथ आंसर और विथ एक्सप्लेनेशन। अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन जो वर्कशॉप के जो क्वेश्चन है, मैं प्रत्येक 1 बाय 1 करके बोर्ड पे लिखूंगा और उसके साथ उसका आंसर भी लिखूंगा और बाद में उसका एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि थोड़ा बहुत ये है तो आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और बाद में जो आंसर मैं बोलूंगा उसे भी नोट कर लीजिएगा और साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन कराएंगे उसको भी आप लोग गौर से सुनिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे बेहतर। क्वेश्चन नंबर 1, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे बेहतर रहने योग्य शहर कौन है? ठीक है, बोर्ड पे आप लोग देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे बेहतर रहने योग्य शहर कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर है बंगलुरु। आंसर इसका है बंगलुरु। आंसर क्या है? बंगलुरु। अब आगे देखिए कि ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किसने किया है, अर्थात वो कौन सी संस्था है जिसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया है, जिसके तहत बंगलुरु को भारत का सबसे बेहतर रहने योग्य शहर कहा गया है। तो उस संस्था का नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। संस्था का नाम सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, अर्थात सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। ठीक है, और इसके तहत बेंगलुरु शहर को द बेस्ट सिटी फॉर लिविंग घोषित किया गया है। ठीक है, अब अगला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि वो कौन से, अर्थात वो मापदंड क्या है, क्या वो पैरामीटर हैं जिसके आधार पर बेंगलुरु को नंबर 1 शहर कहा गया है। तो इसके मापदंड या पैरामीटर पर आप जोड़ दीजिए, देखिएगा पैरामीटर या मापदंड। मापदंड तो सबसे पहला है जीवन की गुणवत्ता। जीवन की गुणवत्ता, ठीक है।
दूसरा है आर्थिक क्षमता, दूसरा है आर्थिक क्षमता। पहला जीवन की गुणवत्ता, दूसरा आर्थिक क्षमता, और तीसरा स्थिरता, तीसरा स्थिरता। और जो चौथा मापदंड है वो है नागरिकों की धारणा, नागरिकों की धारणा। ठीक है, अर्थात ये चार मापदंड हैं, चार पैरामीटर हैं जिसके आधार पर पहला जीवन की गुणवत्ता, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द लाइफ, दूसरा है आर्थिक क्षमता, इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द पीपल, और तीसरा है स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, और चौथा है नागरिकों की धारणा, अर्थात वो उनकी धारणा कैसी है, वो आधुनिक विचारधारा से है या परंपरागत धारणा में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये चार पैरामीटर हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 का। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंटरनेशनल एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 किस भारतीय को दिया गया है? इंटरनेशनल एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 किस भारतीय को दिया गया है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे आप लोग देखिएगा कि इंटरनेशनल एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 किस भारतीय को दिया गया है? समझ गए? तो इसका आंसर है प्रोफेसर सी एन राव। प्रोफेसर सी एन राव को इंटरनेशनल एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप प्रोफेसर सी एन राव के नाम से परिचित होंगे। प्रोफेसर सी एन राव एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं भारत रत्न विजेता है। ठीक है, प्रोफेसर सी एन राव भारत के एक प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रमुख हस्ती हैं, और भारतीय मुख्य रूप से ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, और भारतीय और विज्ञान के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के कारण इन्हें कई अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण अवार्ड है भारत रत्न। ठीक है, अब इससे संबंधित अगला पॉइंट है, देखिए अवार्ड का नाम क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड्स। ठीक है, तो इस अवार्ड को ऊर्जा क्षेत्र अर्थात ऊर्जा अनुसंधान, एनर्जी रिसर्च, यानी इस अवार्ड को ऊर्जा अनुसंधान का नोबेल कहा जाता है। ऊर्जा अनुसंधान, ऊर्जा अनुसंधान का नोबेल, नोबेल कहा जाता है। ठीक है, अर्थात ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में इस पुरस्कार की महत्ता नोबेल पुरस्कार के
समान है। ठीक है, अगला पॉइंट, ये जो अवार्ड है इंटरनेशनल एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड, यह इटली की एक संस्था है जो गैस एवं तेल कंपनी ईएनआई द्वारा दिया जाता है। इटली की संस्था, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इटली की संस्था ईएनआई, जो तेल एवं गैस से रिलेटेड है। समझ गए, तेल एवं गैस कंपनी से रिलेटेड है ईएनआई, जो यह अवार्ड वैश्विक स्तर पर देती है जो वैसे व्यक्तियों को जिसने ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर जो यह अवार्ड दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? आखिर यह अवार्ड क्या, मतलब इसका वर्ल्ड वाइड मैसेज क्या है? तो देखिए, इस अवार्ड का सबसे बड़ा मैसेज है कि यह लोगों को ऊर्जा स्रोतों के बेहतर उपयोग हेतु प्रोत्साहित करता है। अर्थात इसका उद्देश्य क्या है, यहां पर मैं लिख रहा हूं उद्देश्य। इसका उद्देश्य है ऊर्जा स्रोतों का बेहतर उपयोग, ऊर्जा स्रोतों का बेहतर उपयोग। ठीक है, तो इस सवाल से रिलेटेड 4-5 जो पॉइंट्स हैं, आप इसको यदि चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले यह अवार्ड किसे दिया गया? तो सीएन राव को। अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो इटली की संस्था है ईएनआई। और अवार्ड को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा अनुसंधान का यह नोबेल कहा जाता है। ठीक है, और इस अवार्ड का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका है ऊर्जा स्रोतों का बेहतर उपयोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कोआला नामक दुर्लभ प्रजाति, कोआला नामक दुर्लभ प्रजाति का जानवर किस देश में पाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कोआला नामक दुर्लभ, देखिए कोआला नामक दुर्लभ प्रजाति का जानवर किस देश में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर है? ऑस्ट्रेलिया। कोआला नामक दुर्लभ प्रजाति का जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी एवं दक्षिणी भाग जो है वो जंगलों से भरपूर है, और उसी जंगल में कोआला नामक एक दुर्लभ प्रजाति पाया जाता है। यह दिखने में भालू जैसा होता है। कैसा होता है? भालू जैसा, दिखने में भालू जैसा। ठीक है, अभी हाल ही में यह प्रजाति काफी चर्चाओं में रहा है। इसके चर्चा में बने रहने का कारण क्या है? तो 2020 में क्यों चर्चा में रहा? ठीक है, क्यों चर्चा में रहा?
तो 2020 ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगने के कारण इस प्रजाति को गंभीर क्षति, इस प्रजाति को गंभीर क्षति हुई है। अभी हाल के गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगी और उस आग के कारण विशेषकर ये कोआला प्रजाति के लगभग 45% आबादी समाप्त हो गई। तो इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा काफी चिंता व्यक्त किया गया है और उस गर्मी में जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी उसे बुश फायर की संज्ञा दी गई है, बुश फायर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उस बुश फायर में कोआला प्रजाति को जो गंभीर क्षति हुआ उसको लेकर पिछले गर्मी के महीनों को ब्लैक समर की संज्ञा दी है, डार्क समर। ठीक है, तो ये कोआला प्रजाति जो है इस कारण से अभी कुछ दिन पहले तक समाचार पत्रों में चर्चा में बना रहा था। अब आते हैं, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, किस दिन को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस दिन को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है उसका 23 जून। 23 जून को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस बार 23 जून को जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया वह उसका विषय अर्थात उसका थीम क्या था? यह सवाल पूछा जाता है, इस तरह के सवाल कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून 2021 के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम विषय क्या था? तो इसका विषय था कि ओलंपिक डे वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, सक्रिय रहें। ओलंपिक डे वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहे, मजबूत रहे और सक्रिय रहे। ठीक है, ये इस बार का ओलंपिक दिवस का थीम था, सब्जेक्ट विषय था। ठीक है, अब जो इससे जुड़ा हुआ अगला जो पॉइंट है वो आप लोग जरा थोड़ा गौर से देखिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 23 जून 1894
23 जून 1894 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति तेईस जून, देखिएगा 23 जून 1894 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की का गठन किया गया, स्थापना किया गया। और कहां? पेरिस में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस में किया गया। ठीक है, और इसी 23 जून के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो लॉसने स्विट्जरलैंड में है। कहां है मुख्यालय? लासने, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का एक शहर है लासने, जहां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। ठीक है, और अभी 2021 के ओलंपिक का आयोजन जो है वो टोक्यो में किया जा रहा है, जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2021 में धन प्रेषण अर्थात रेमिटेंस के मामले में विश्व का पहला देश कौन है? ठीक है, रेमिटेंस का मतलब हुआ कि किसी देश के यदि कोई नागरिक विदेशों में रहकर काम करते हैं, रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं और अपनी कमाई का हिस्सा अपने देश में भेजते हैं, तो इसे हम लोग रेमिटेंस यानी धन प्रेषण कहते हैं। और रेमिटेंस के मामले में अर्थात इस धन प्रेषण के मामले में 2021 में विश्व का वो कौन सा देश है जिसने रेमिटेंस में सर्वाधिक योगदान रहा है जिसका? तो देखिए इसका आंसर है भारत। इसका आंसर है भारत। ठीक है, अर्थात 2021 में रेमिटेंस के मामले में भारत का स्थान पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और इस प्रकार का जो डाटा है अर्थात यह कौन जारी करता है, किसके अनुसार? तो विश्व बैंक की रिपोर्ट। अर्थात विश्व बैंक ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि
विश्व बैंक प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ठीक है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, उसके अनुसार 2021 में धन प्रेषण के मामले में विश्व का पहला देश भारत है। ठीक है, भारतीयों द्वारा 2021 में यानी 2020 में, ये 2021 चल रहा है, 2020 का ये आंकड़ा है, और 2020 में भारत के विदेशों में जितने भी लोग हैं उन लोगों के द्वारा कुल 83 अरब डॉलर, कुल राशि 83 अरब डॉलर यूएस डॉलर की राशि भारत प्रेषित किया गया, भेजा गया। ठीक है, और भारत के बाद जो देश हैं जिनका स्थान है वो है चीन और मैक्सिको। भारत के बाद चीन और मैक्सिको, यानी कि रेमिटेंस के मामले में दुनिया के 3 सर्वोच्च देश का नाम क्या है? तो पहला भारत, दूसरा चीन और तीसरा मैक्सिको। ठीक है, और दुनिया में रेमिटेंस का स्रोत यानी रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो यूएसए। अर्थात दुनिया में जो रेमिटेंस की मात्रा है उसमें सर्वाधिक योगदान, अर्थात रेमिटेंस का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है यूएसए। स्रोत यूएसए। दूसरा है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो आप लोग इसे गौर से देखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, ये आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, रत्ने पनबिजली परियोजना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रत्ने पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो आंसर है इसका चिनाब नदी। किस नदी पे? तो चिनाब नदी। और इसकी क्षमता जो है वो है 850 मेगावाट। अर्थात रत्ने पनबिजली परियोजना से कुल 850 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी और यह चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, चिनाब नदी के नाम से आप लोग परिचित होंगे। चिनाब नदी सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है और यह हिमाचल प्रदेश के वाराचल्ला दर्रा से निकलती है। देखिए चिनाब नदी, चिनाब नदी के विषय में जानकारी देखिए। उद्गम वाराचल्ला दर्रा, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ है? वाराचल्ला दर्रा, और जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। और जान लीजिए चिनाब जो है वो चंद्रा
प्लस भागा, यह दो नदियों के मिलने से बना है, चंद्रा और भागा इक्वल टू चिनाब। ठीक है, सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी, सिंधु की सहायक, ये हुआ। ठीक है, चिनाब नदी जल विद्युत परियोजनाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अभी जो रत्ने पनबिजली परियोजना जो आप देख रहे हैं ये निर्माणाधीन है। इसके अलावे इस पर अन्य जल विद्युत परियोजनाएं भी स्थित है, जैसे बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती। अन्य परियोजना क्या है? अन्य परियोजना बगलीहार परियोजना, बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती। ठीक है, ये तीन अन्य महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं भी इस पर कार्य कर रही है और इससे बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो इसे आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस भारतीय राज्य द्वारा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय राज्य द्वारा जनसंख्या वृद्धि के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है? क्वेश्चन को सुनकर आपको आश्चर्य होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत अभी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहा है, अर्थात भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर इतनी तीव्र है कि उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार तरह तरह के उपाय कर रही है। ठीक है, लेकिन इसके बीच इस तरह का जो बात है वो थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि आखिर वो कौन सा भारतीय राज्य है जो अपने नागरिकों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए पुरस्कृत करने का बात कहती है। तो इसका आंसर है मिजोरम। आंसर है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम वो राज्य है जिसने घोषणा किया है कि वह अपने नागरिकों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए पुरस्कृत करेगी। कारण तो हाल में, अर्थात हाल के दिनों में मिजोरम में मिजो जनजातियों अर्थात मिजो जाति की जनसंख्या में दिनों दिन गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए जो अनुकूलतम जनसंख्या चाहिए उसमें कमी आई है। परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों का विकास प्रभावित हो रहा है। अतः मिजोरम सरकार द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया है। मिजोरम राज्य के विषय में भी आप लोग परिचित होंगे। तो मिजोरम राज्य जो है वो 1972 में, देखिएगा, गौर कीजिएगा, 1972 में असम से काटकर केंद्र शासित, असम से काटकर
केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, 1972 में यह असम राज्य से कटकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना। 1987 में इसे भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1987 में पूर्ण राज्य। इस प्रकार यह भारत का 23वां राज्य बना। ठीक है, यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है, अर्थात यह नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, यह सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सीमाएं दो देशों म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती है। ठीक है, मिजोरम राज्य की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती है, जिसके कारण यह सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी राजधानी आइजॉल है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल। और इसकी एक अन्य प्रमुख विशेषता है, वो है कि यह भारत का सबसे अधिक मोस्ट फायर प्रोन जोन के नाम से जाना जाता है, अर्थात सबसे अधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र, सर्वाधिक अग्नि प्रवण, मोस्ट फायर प्रोन जोन। ठीक है, क्योंकि मिजोरम में जंगलों का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, परिणाम स्वरूप वहां के जंगलों में प्रायः आए दिन अग्निकांड, दावानल जिसे कहते हैं, अग्निकांड होता रहता है। तो इसीलिए यह भारत का मोस्ट फायर प्रोन जोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक और चीज कि मिजोरम जो है वो क्षेत्रफल, अर्थात राज्यों में राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य भी है, अर्थात कुल राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण जो है वो मिजोरम में पाया जाता है। ठीक है,